Good morning, students. Today we will do the question answers of a different kind of school. The exercise which starts from page number 62. First one is writing with the text, and our A part is put the sentences from the story in the right order and write them out in a paragraph. Don't refer to the text. अब जो हमें यहाँ पे नीचे सेंटेंसेस दिए गए हैं उनको हमें राइट ऑर्डर में अरेंज करना है एक पैराग्राफ में एंड किसी टेक्स्ट को आपने रेफर नहीं करना है. Like first sentence they have given, I am just reading all the sentences here. I shall be so glad when today is over. Second, having a leg tied up and hopping about on a crutch is almost fun, I guess. Second, third, I don't think I'll mind being deaf for a day, at least not much. Fifth, not being blind is so brightening. Sixth, only you must tell me about things. Seventh, let's go for a little walk. And the last one is the other bad days can't be half as bad as this. So these are the sentences जो बुक की स्टोरी में से लिए गए हैं बट वो आगे पीछे हैं उनको हमें अरेंज करना है. And the correct sense of these sentences are in a paragraph that let's go for a little walk. Only you must tell me about things. I shall be so glad when today is over. The other bad days can't be half as bad as this. Having a leg tied up and pooping about on a crutch is almost fun, I guess. I don't think I'll mind being deaf for a day. At least not much, but being blind is so frightening. अब यहाँ पर जो राइटर था जब वो गार्डन में गया था और वहां पर उसने वो ब्लाइंड लड़की से जब बातें शुरू करी थी तो उस लड़की ने ये बातें कही थी कि चलो लेट्स गो फॉर अ वॉक, हम एक वॉक पर जाते हैं. ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स, और तुम ही मुझे चीज़ें बता सकते हो कि मैं उनसे टकराऊं ना. आई शैल बी सो ग्लैड व्हेन टुडे इज ओवर, और मुझे बड़ी खुशी होगी जब आज का दिन खत्म हो जाएगा. द अदर बैड डे कांट बी हाफ एज बैड एज दिस, और दूसरे कोई बैड डेज जो होंगे जो मेरी मतलब कि उसमें जो स्किल्स उन्होंने रखी हुई थी प्रैक्टिकल स्किल, उसमें जो मेरा दूसरा दिन बैड डे आएगा मतलब कि कुछ और मेरे को जो प्रैक्टिकली वर्क दिया जाएगा वो इतना बैड नहीं होगा, वो इससे आधा होगा. क्योंकि हैविंग अ लेग टाइड अप एंड होपिंग, हाथ बांध देना या पैरों को बांध देना, क्रचेस मतलब कि पैरों में जो क्रंचेस होते हैं वो ऑलमोस्ट फनी होगा क्योंकि मुझे उसमें ज़्यादा वर्क नहीं करना पड़ेगा. एंड आई गेस आई डोंट थिंक आई विल माइंड बीइंग डेफ फॉर अ डे, और पूरे दिन के लिए मैं डेफ भी बनकर नहीं रह सकती. एटलीस्ट नॉट मच, इतना बुरा नहीं. बट बीइंग ब्लाइंड इज सो फ्राइटनिंग, लेकिन जो अंधा होना है वो सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है क्योंकि ये पूरा दिन निकालना बहुत मुश्किल है. तो यहाँ पर उस लड़की ने जो सेंटेंसेस कहे थे वो हमने यहाँ पे अरेंज किया एक पूरा पैराग्राफ में. कम टू द सेकेंड वन. Answer the following questions. Our first question is, why do you think the writer visited Miss Beam's school? फर्स्ट सेंजा में है ये, क्यों राइटर चाहता था मिस बीम्स के स्कूल में जाना. So the answer is the writer had heard much about Miss Beam's new teaching method, so he visited her school to see the new playway method personally. राइटर ने बहुत कुछ सुना था मिस बीम की न्यू टीचिंग मेथड के बारे में कि उनका पढ़ाने का तरीका बिल्कुल नया है, इसीलिए वो स्कूल में गए थे वो मेथड, प्लेवे मेथड पर्सनली अपने आप देखने के लिए. सेकेंड क्वेश्चन, what was the game that every child in the school had to play? अब कौन सा वो गेम था जो हर बच्चे को स्कूल में खेलना जरूरी था.
In the ninth stanza, answer is every child in the school had to play the role of being blind, deaf, dumb, injured, and lame once in a town. It was a sort of game and training. So every child को स्कूल के अंदर एक रोल प्ले करना होता था। वो मतलब कि अपने पूरे एक टर्म के अंदर एक दिन ब्लाइंड होगा, एक दिन डेफ होगा, एक दिन डम होगा, एक दिन इंजर्ड होगा, चोट लगी होगी, एक दिन लैम होगा। तो इस तरीके से उसके ये अलग अलग दिन आएंगे जिसमें उसको गेम को पूरा कंप्लीट करना होता है। इट वॉज अ सॉर्ट ऑफ गेम एंड ट्रेनिंग। और ये एक सॉर्ट ऑफ गेम था, साथ में एक ट्रेनिंग थी, ये समझने के लिए कि जो ऐसे लोग होते हैं तो उनके ऊपर हमें किस तरह से उनके साथ ट्रीट करना चाहिए। वो क्योंकि दूसरे बच्चे उनको ट्रीट करते हैं और वो कैसा फील करता है, वो क्या चाहता है। सो दैट्स व्हाई दिस game they are playing. Question number 3. Each term, every child has one blind day, one lame day. Complete the line. Which day was the hardest? Why was it the hardest? अब ये लाइन थी ईच टर्म। हर एक टर्म में बच्चे को एक दिन ब्लाइंड, एक दिन लेम होना होता था। कंप्लीट करनी है ये लाइन। तो विच डे वॉज द हार्डेस्ट, तो सबसे मुश्किल दिन कौन सा होता था, एंड वाई वॉज इट द हार्डेस्ट, और वो मुश्किल क्यों होता था। सो द कंप्लीट सेंटेंस लाइन इज each term every child has one blind day, one lame day, one injured day, and one dumb day. And being blind was the hardest day, और सबसे मुश्किल होता था blind day, because the student felt that he or she was going to be hit by something every moment. क्योंकि बच्चे को लगता था कि किसी भी वक्त कहीं पे भी अगर वो थोड़ा सा भी हिला तो हो सकता है वो शायद किसी से टकरा जाए, हिट हो जाए। तो इसीलिए उसको ज़्यादा हार्डेस्ट डे बोला गया। क्वेश्चन नंबर 4. What was the purpose of these special days? अब पर्पस क्या था इन स्पेशल डेज का? Answer is the purpose of these special days was to give the children a personal test of misfortune. अब ये पर्पस था इसका स्पेशल डे का कि बच्चों को ये पर्सनली टेस्ट करें वो कि आफ्टर ऑल जो ये फॉर्चुनेटी जो बच्चों के साथ या लोगों के साथ होती है तो वो किस तरीके से महसूस करते हैं और हमें उनको कैसे ट्रीट करना चाहिए। दे लर्न टू हेल्प द नीडी इन द सोसाइटी, इस तरह से वो हेल्प करना सीखते हैं सोसाइटी के अंदर। एंड सच ट्रेनिंग मेड देम गुड सिटीजन्स, और ये ट्रेनिंग्स जो हैं ये उनको एक अच्छा नागरिक भी बनाती हैं। Now our second exercise is match the words and phrases with their meaning in the box below. अब box के अंदर here I have just written the answers. In your book page number 63 you are seeing that they have given some words there like homesick, practically, it pains me, appreciate, thoughtless, exercise, relief, guess it. अब इनके सामने जो इन्होंने 3, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 14 जो लिखे हैं ये हम यहाँ से इनके फ्रेजेस को देख सकते हैं। और उन फ्रेजेस के अकॉर्डिंग जो हमारे बुक चैप्टर के स्टोरी में ये फ्रेजेस आए हैं उसके अकॉर्डिंग इनके मीनिंग हमें यहाँ पे लिखना है जो नीचे बॉक्स में दिया है। सो होमसिक मीन्स वांटिंग टू बी होम। होमसिक जो बच्चे हॉस्टल्स पे रहते हैं वो चाहते हैं कि हम भी घर में रहें, तो होमसिक का मतलब है वांटिंग टू बी होम। प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकली करते हैं मतलब ऑलमोस्ट उसको समझने की कोशिश करते हैं। इट पेन्स मी, जब मैंने ये देखा तो वो मुझे पेन हुआ, मतलब कि हर्ट हुआ, मुझे दुख हुआ। एप्रिशिएट, एप्रिशिएट करना मतलब कि जब हम लोगों की बातें सुनते हैं और हमें वाकई में बहुत अच्छा लगता है उनका काम देखकर तो हम अप्रिशिएट करते हैं। इट मीन्स वी आर अंडरस्टैंडिंग द डिफिकल्टीज, हम उसमें उनकी डिफिकल्टीज को समझ रहे हैं, दैट्स व्हाई वी आर
appreciating their work, thoughtless, not very caring, according to the phrase. Exercise. Exercise means test the strength of. एक्सरसाइज जब हम करेंगे मतलब कि आप जिस तरीके से चैप्टर खत्म होने के बाद हम एक्सरसाइज कर रहे हैं इट मीन्स वी आर टेस्टिंग द स्ट्रेंथ कि हमें चैप्टर कितना समझ में आया. रिलीफ, वो सब समझने के बाद एक रिलीफ मिला क्योंकि मैंने एक वेलकम चेंज को एक्सेप्ट किया. रिलीफ हुआ मतलब कि मुझे समझ में आया कि हाँ, वो आफ्टर ऑल कहना क्या चाहते थे और वो चेंज होना चाहिए. गेस्टली का मीनिंग है यहाँ पे ट्रबल. कम टू द बी पार्ट. रीवर्ड दीज लाइन्स फ्रॉम द स्टोरी. अब ये जो स्टोरीज में लाइन दी गई थी इनको हमने रीवर्ड करना है. लाइक फर्स्ट वन, आई हैड हर्ड अ ग्रेट डील अबाउट मिस बीन स्कूल. अब यहाँ पे ये राइटर ने कहा है इसको रीवर्ड करना है मतलब कि ये था हमारा डायरेक्ट स्पीच में, इसको हमने इनडायरेक्ट स्पीच में लिखना है. यानी यहाँ पर राइटर जो है वो डायरेक्ट बता रहा है कि मैंने ये सुना. अब हम अगर इसको सुनाएंगे बताएंगे किसको तो हम ये कहेंगे ना कि राइटर ने कहा, जैसे अब हम बोल रहे हैं. सो आवर आंसर इज द राइटर हैड हर्ड people praising the teaching method at Miss Bean's school. And come to the next one, second one. Miss Bean was all that I had expected. Middle-aged, full of authority. राइटर यहाँ पे कह रहा है कि मिस बीम को मैंने बिल्कुल वैसा ही देखा जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मिडल एज्ड है और फुल ऑफ उसको अथॉरिटी मिली हुई है. तो अब यहाँ पे हम जब बता रही हैं तो हम हमेशा यूज कर रही हैं द राइटर फाउंड. राइटर ने बताया, राइटर ने महसूस किया, राइटर ने देखा. तो हम उसको वैसे ही लिखेंगे अपने आंसर में. द राइटर फाउंड मिस बीन अ मिडल एज्ड एंड डोमिनेटिंग वुमेन. देखो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आ गया. Third one, I went to the window which overlooked a large garden. So our sentence will come, the author looked out of the window and saw a large garden. जब हम किसी को रिपोर्ट कर रही हैं उसके बारे में तो हमने वहां पर उनको किस तरीके से लिया है, इनडायरेक्ट स्पीच में. फोर्थ है, वी कैन नॉट bandage the children's mouth, so they really have to exercise their willpower. Now the children had to use their willpower to keep quiet. So like this you have to complete your exercise. Hope you understand it and give me the comments in the comment box. Thank you.